सीईसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है भारतीय शासन और राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसका जो पहला अध्याय है वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। और देखिए, इस पूरे जो अध्याय का जो एक फ्रेमवर्क है उसमें हम सबसे पहले उपागम शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि उपागम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय अप्रोच। इसके बाद हम लोग भारतीय शासन और राजनीति का जो परंपरागत उपागम है, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको समझेंगे। और परंपरागत उपागम के तहत हम 3 और उपागमों के बारे में पढ़ेंगे जो इसके अंतर्गत ही आते हैं, जैसे दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम और कानूनी संस्थागत उपागम। I mean, we all will cover 3 different approaches under the aegis of traditional approach. These are philosophical approach, historical approach and legal institutional approach. इसके पश्चात दूसरा उपागम आधुनिक उपागम है, और आधुनिक उपागम के अंतर्गत हम लोग समाजशास्त्रीय उपागम, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, इसे व्यवहारवादी उपागम भी कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। एंड द थर्ड वन which we all cover, that will be a political development approach, राजनीतिक विकास उपागम। और परंपरागत और आधुनिक उपागम को करने के पश्चात हम लोग अंत में मार्क्सवादी उपागम को समझेंगे। और शुरू में हम लोग इस अध्याय का प्रारंभ यहां से करना चाहेंगे। पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि उपागम का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म अप्रोच। देखिए, सीधी साधी सरल भाषा में यदि मैं कहूं तो उपागम का मतलब होता है किसी भी तथ्य या घटना या परिघटना को देखने या उसकी व्याख्या करने का हमारा नजरिया क्या है, हमारा तरीका क्या है। देखिए, व्याख्या करने का तरीका बहुत लोगों का या बहुत सारे लोगों का अलग अलग हो सकता है, और बहुत सारी समस्याओं और प्रश्नों का उत्तर ढूंढते वक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से उसकी छानबीन और जांच पड़ताल करता है, और निश्चित परिणाम तक पहुंचने के लिए वो बहुत से आंकड़ों को एकत्रित करता है, बहुत सी अध्ययन सामग्री का वो चयन करता है। और हमारे अध्ययन क्षेत्र का विषय देखिए बहुत व्यापक भी हो सकता है और बहुत सीमित भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस तरह के प्रश्नों को उठाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप क्या है और क्या हम भारत को एक सफल लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं, यदि इस दृष्टिकोण से हम अपनी खोज शुरू करें तो हमारे अनुसंधान का दायरा, जो हमारे रिसर्च का स्कोप है, वो बहुत व्यापक होगा। परंतु जब हम किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों या विफलताओं का अध्ययन करते हैं, यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां तक सक्सेस हुई, कहां फेलियर हुई, तो हो सकता है हमारी जांच पड़ताल का दायरा बहुत ज्यादा ना हो बल्कि सीमित हो। कभी कभी देखिए, उपागम और पद्धति यानी अप्रोच और मेथड को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में, एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, किंतु ये किसी भी अर्थ में समानार्थक शब्द नहीं है। उपागम एक ज्यादा व्यापक शब्दावली है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल अध्ययन सामग्री का चयन या अध्ययन का तरीका या तथ्यों की व्याख्या, ये तीनों बातें शामिल होती है। आई एम सेइंग दैट इन अप्रोच वी आर कवरिंग बेसिकली द मेथड ऑफ स्टडी, द सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट। वी आर ऑल इंक्लूडिंग दीज 3 फैक्टर्स इन अवर अप्रोच। देखिए, अध्ययन पद्धति का क्षेत्र की जहां तक बात है तो इसका मतलब या इसका ज्यादा जो लेना देना है वो सिर्फ ज्ञान अर्जन तक ही सीमित होता है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के बहुत सारे उपागम हैं, और प्रत्येक फेलो, प्रत्येक अध्येता इस उपागम को जब अपनाता है तो अपने ढंग से वह अध्ययन सामग्री का चयन करता है जो उसकी रुचि और दृष्टिकोण से मेल खाए। अब हम देखिए राजनीति के शब्द को भी समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है, और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, सिटी स्टेट। प्राचीन यूनानी विचारक नगर राज्य और एक संगठित समाज, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझते थे, और उनका मानना था कि राजनीति का संबंध हमारे संपूर्ण सामाजिक जीवन से होता है, जिसमें परिवार भी आता है, शिक्षण संस्थाएं भी आती है, न्याय व्यवस्था भी आती है, देश का कानून भी आता है, और हमारी धार्मिक मान्यता यानी हमारा मजहब और सरकार, ये सभी राजनीति के विषय हैं। इसलिए सभी राजनीति में समाहित होते हैं। और जहां तक प्राचीन भारतीय आचार्यों की बात है, उसमें बृहस्पति, शुक्र, मनु और कौटिल्य और कई सारे लेखकों के नाम या बहुत सारे विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं।
इन आचार्यों ने राजनीति को राजधर्म और दंड नीति का नाम दिया था। देखिए, राजधर्म शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा या शासक धर्म से बंधे हुए हैं और कोई भी राजा धर्म से ऊपर नहीं था, कोई भी राजनीतिक मामला धर्म से ऊपर नहीं था। और प्राचीन भारत में राजनीति मुख्यतः नैतिकता से जुड़ी थी। हालांकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हमें यथार्थवाद और व्यवहारवाद भी दिखाई देता है। आधुनिक लेखकों का मानना है कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। पॉलिटिक्स इज ए ब्रॉड सोशल प्रोसेस, और समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी इच्छाओं के बीच, उनकी चाहतों के बीच और उनकी आवश्यकताओं के बीच एक टकराव बड़ा स्वाभाविक है। और यह टकराव हम जानते हैं कभी संघर्ष का भी रूप ले सकता है और कभी शांतिपूर्ण तरीके से उस टकराव का समाधान भी ढूंढा जा सकता है। और आधुनिक विचारकों का मानना है कि राजनीति विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच तालमेल बिठाने का साधन है। As per the modern thinkers, they think that politics is a process of conflict resolution among different political interests or social interests. हर राजनीतिक व्यवस्था में इनका कहना था कि दो लक्ष्य होते हैं, एक शांति की स्थापना करना और एक न्यायपूर्ण आदर्श व्यवस्था को स्थापित करना, जिसमें न्यायपूर्ण तरीके से उपायों के द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाए। और देखिए, न्याय की परिधि में स्वाभाविक रूप से 3 वांछनीय तत्व रहते हैं, जिसमें पहला बहुत जरूरी तत्व है स्वतंत्रता का होना, दूसरा समानता का होना और तीसरा बंधुता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, लगभग भारत 200 साल तक गुलाम रहा और ब्रिटिश सरकार के शोषण के कारण भारत की अधिकांश जनता आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ गई थी। और हमारे समाज ने जिन विकट सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना किया, उसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कामना की जो लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करते हुए भारत के लोगों को स्वतंत्रता और समानता दिलाने में सफल सिद्ध होता था, ताकि हम सभी लोगों के बीच में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना को उत्पन्न किया जा सके। देखिए, जहां तक भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात है, आप सभी जानते हैं बहुत सारे भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम और उससे कुछ समय पहले ही गंभीर राजनीतिक चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और राजनीतिक विचारकों की सूची में कई बड़े नामों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मानवेंद्र नाथ, जिन्हें एमएन रॉय के नाम से भी जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विचारक रहे हैं जिन्होंने उस समय बहुत समकालीन विचार दिए, जो तर्कसंगत विचार भी थे, जिसमें आप रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी याद कर सकते हैं। इनके चिंतन में आदर्शवाद, तो कभी यथार्थवाद, तो कभी उपयोगितावाद, तो कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सर्वोदय यानी सबका विकास, सबका उदय का विचार देखा जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया और हमारे संविधान पर ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। पिछले 70 वर्षों से भारत में संसदीय लोकतांत्रिक संस्थाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल वर्किंग। वी कैन सी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस working in an Indian democratic system like Parliament, State Legislature, Council of Ministers, Honorable President of India, Governor, Civil Servants and Election Commissions. These all institutions are output of Indian Constitution. ये सभी संस्थाएं, चाहे वो संसद हो, राज्य विधानमंडल हो, मंत्रिमंडल हो, माननीय राष्ट्रपति का पद हो या राज्यपाल या सिविल सर्विसेज के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हो या चुनाव आयोग हो, ये सभी संस्थाएं भारतीय संविधान की देन है। यानी भारतीय संविधान में इन सभी संस्थाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकार की संस्थाएं ऐसी हैं जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी गिनती हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के रूप में करते हैं। अनौपचारिक संस्थाएं जो देश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता नहीं रखती, इसके बावजूद भी देश की राजनीति को लगातार प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें राजनीतिक दल, दबाव गुट, गैर सरकारी संगठन, जनसंचार के साधन इत्यादि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं। और इन सभी संस्थाओं की कार्यविधि का अध्ययन करने वाले विद्वानों की सूची आज बहुत लंबी है।
सभी के नामों का उल्लेख करना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर मेरे लिए, पर कुछ खास खास का मैं उल्लेख किए देता हूँ, जैसे नॉर्मन डी पामर, इन्हें एन डी पामर भी कहा जाता है, मॉरिस जॉन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मायरन वीनर, रजनी कोठारी, सुभाष कश्यप, उदय मेहता, पार्था चटर्जी, जेम्स मैनर, G.A. आमंड और अतुल कोहली। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के अध्ययन में अपना अतुलनीय बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, भारतीय राजनीति के जहाँ तक अध्ययन के विभिन्न उपागमों का प्रश्न है, तो बहुत सारे उपागमों का इस्तेमाल भारतीय शासन और राजनीति के अध्ययन में किया जाता है, पर मोटे तौर पर हम इसके दो उपागमों को देख सकते हैं, एक परंपरागत उपागम और एक आधुनिक उपागम। वैसे मार्क्सवादी उपागम भी है इसके अध्ययन का, जिसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा। सबसे पहले मैं राजनीति, भारतीय शासन और राजनीति का जो परंपरागत उपागम है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, परंपरागत उपागम के हम 3 रूपों की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें है पहला दार्शनिक उपागम, फिलोसॉफिकल अप्रोच। देखिए, बहुत वर्षों तक भारतीय राजनीति के अध्ययन पर दर्शन और विधि का, यानी फिलॉसफी और लॉ का इम्पैक्ट, अफेक्ट देखा जा सकता है। और भारतीय राजनीति के विद्यार्थियों को आज भी एडवाइस दी जाती है कि वे राजा राम मोहन रॉय, यदि वे भारतीय राजनीतिक चिंतन को जानना चाहते हैं तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, के.जी. मशरूवाला जैसे विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और इन विद्वानों ने मानव विकास के संबंध में स्वतंत्रता, न्याय, समानता, मानव अधिकार, स्वदेशी, लोकतंत्र और बुनियादी शिक्षा के विषय में बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और उनका उत्तर भी दिया है। केवल प्रश्न ही नहीं उठाए, बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है अपने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में, अपनी ओरिजिनल बुक्स के अंदर। इनकी कृतियों में हमें ह्यूमन बिहेवियर के हाई नॉर्म्स, मानवीय आचरण के उच्च मानदंड दिखाई देते हैं। और इन मानदंडों में वैज्ञानिकता, कभी कभी कुछ के विचारों में हमें वैज्ञानिकता कम और दार्शनिकता ज्यादा दिखाई देती है, परंतु उनके दर्शन को यथार्थ से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद को स्वीकार किया और शायद इसलिए वे राजनीति में सांप्रदायिकता और अंधविश्वास के घोर विरोधी भी बनकर सामने आए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने राजा राम मोहन रॉय को लेकर के एक बात कही थी जो मुझे याद आ रही है। ही डिस्क्राइब राजा राम मोहन रॉय एज ए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन इंडिया। भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में कहा था। देखिए, जॉन लॉक की भांति ही राजा राम मोहन रॉय भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और जहां तक स्वामी विवेकानंद का प्रश्न है, देखिए, स्वामी विवेकानंद मूलतः कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे और अरस्तु या कार्ल मार्क्स की तरह उन्होंने किसी भी क्रमबद्ध पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन को जन्म नहीं दिया। फिर भी उनके अपनी कृतियों में और अपने समय समय पर दिए गए तेजस्वी और ओजस्वी भाषण में ऐसे दार्शनिक योद्धा के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया जो देश की काया पलट के लिए सदा छटपटाहट में था। उन्होंने धर्म, आध्यात्मिकता, नैतिक परिपूर्णता को लेकर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डालने की प्रयास की। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्यांश मुझे याद आ रहा है। उनका कहना था, भारत यदि मिट गया तो संसार में आध्यात्मिकता, अध्यात्मवाद और नैतिक परिपूर्णता समाप्त हो जाएगी और धर्म के प्रति जो एक मधुर भावपूर्ण लगाव है वह भी विलुप्त हो जाएगा। परंतु शायद ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकारों को मान्यता ना दें। स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता को लोगों का प्राकृतिक अधिकार माना, परंतु देश की गरीबी और अभावग्रस्त स्थिति से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने भारत में मौजूद जातिगत भेदभाव की भी निंदा की और महिलाओं के उत्थान और जन जागरण का भी बहुत समर्थन किया। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद को एक परफेक्ट सिस्टम नहीं माना था। उन्होंने सच्चे अर्थों में, उनको आज हम लोग यदि याद करते हैं तो बहुत बड़े मानवतावादी के रूप में, एक ह्यूमनिस्ट के रूप में उसको याद किया जाता है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि तथाकथित ऊंची जातियों ने गरीब जनता का, जो निम्न जातियां हैं, उनका आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया है। दूसरा, उन्होंने सभी देशवासियों को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को
सबल लोगों की अपेक्षा अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। ही सेड द वीकर शुड बी गिवन मोर चांस देन द स्ट्रांग, द पुअर, द डाउनट्रोडन, द दलित, द इग्नोरेंट, लेट दीज बी योर गॉड। स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं गरीबों की सेवा को दरिद्र नारायण की संकल्पना के रूप में भी परिभाषित किया था और इनका मानना था कि ईश्वर की सेवा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो गरीब है, जो बहुत हाशिए पर है, ऐसे लोगों को मदद दी जाए, ऐसे लोगों की सेवा की जाए तो आप परमात्मा की सेवा करेंगे। देखिए, अंत में श्री अरविंद भी देश के एक प्रतापी राजनेता थे और उन्होंने एक पत्र लिखा था, वंदे मातरम, और इसके माध्यम से उन्होंने रेडिकल नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रीयता को जगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रांतिकारी का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा भी चलाया, किंतु न्यायालय द्वारा वो बाद में बरी कर दिए गए और बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़कर आध्यात्मिक साधना का रास्ता चुना और अध्यात्मवाद के रास्ते में मग्न हो गए। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, गांधी जी के दर्शन का सार यह था कि राजनीति और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, यानी राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित ना रहे, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। और गांधी जी मानते थे कि साधन और साध्य को अलग नहीं करना चाहिए, हमारे साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। यदि आपका साध्य पवित्र है लेकिन साधन अपवित्र है तो ऐसे साध्य का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। गांधी जी ने साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता पर भी बहुत जोर दिया था। देखिए, जहां तक दार्शनिक उपागम की आलोचना का प्रश्न है तो इसके इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये बहुत ही अव्यवहारिक चिंतन पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है और इसमें विद्वानों ने केवल ऐसे निष्कर्ष निकाले जिन्हें राजनीतिक तथ्यों के आधार पर परीक्षण, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता। मसलन गांधी जी ने ग्राम गणराज्य के आदर्श को मात्र काल्पनिक माना जा सकता है और गांधी जी ने जो राम राज्य का विचार दिया था वो भी कल्पना पर आधारित था, तथ्यों पर आधारित बिल्कुल भी नहीं था। परंतु इन सभी विचारकों ने, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी विचारकों ने जिन प्रश्नों को उठाया वो प्रश्न उस वक्त भी महत्वपूर्ण थे और उनके उठाए गए बहुत से मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण हैं।